हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 2.1 ये पोएम का वन शॉट, यानी कि आज हम देखने वाले हैं 2.1 सॉन्ग ऑफ ओपन रोड ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आफ्टर दैट फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवाइस, इसके बारे में देखने वाले हैं। देन हम देखने वाले हैं बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसके आंसर्स कैसे लिखना है एंड एप्रिसिएशन का आंसर कैसे लिखना है, यानी कि पोएट्री सेक्शन का जो टोटल 14 मार्क्स के ऊपर हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं वो टोटल आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट वन शॉट ऑफ 2.1 दैट इज सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। Friends, as we know, Song of Open Road, the poem is written by famous American poet that is Walt Whitman. Walt Whitman is also known as the father of free verse. Father of free verse नाम से जाने जाते हैं। He has written one of the famous poem which he has written on the death of Abraham Lincoln, which became very famous. That is, "O Captain, My Captain." होप यू हैव स्टडीड इन योर 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में आपने इसे पढ़ाई होगा। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो हमें पोएट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी राइट एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो ये सारी बातें हमें एप्रिसिएशन में लिखना होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएम, गिवन पोएम। सो द गिवन पोएम सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन दैट इज लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास इस पोएम से इन्होंने ये छोटा सा सेक्शन यहाँ पे हमारे सिलेबस में दिया गया है। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं, द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास विच इज पब्लिश्ड इन 1885, यहाँ पे नहीं दिया है, 1885 में देखिए यहाँ पे दिया है, द लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलाई 1885, इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। ये तीनों वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है। ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, यहाँ पे क्या किया गया, ब्लेंड मीन्स मिक्सचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे पोएट ने इस बात को ज़्यादा फोकस किया है फ्री विल के बारे में, यानी कि विल मतलब हमारी डिज़ायर, जो हमारी फ्री डिज़ायर होती है, वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी शुड डू, ये वाला थिंग है। उसके बाद में सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानने के लिए, एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another. तो यहाँ पे पोएट ने रोड को मेटाफोरिकली यूज किया गया है। हियर द रोड इज मेटाफोरिकली यूज। द पोएट वांट्स टू से दैट द रोड ऑफ आवर लाइफ मीन्स यहाँ पे दो मीनिंग यहाँ पे रोड के लिए गए। एक है लिटरली मीनिंग रोड यानी कि द पाथ ऑन विच वी वॉक। लिटरली मीनिंग रोड का क्या होता है, जिसके ऊपर हम चलते हैं। एंड सेकेंड फिगरेटिव मीनिंग जो लिया है दैट इज कोर्स ऑफ लाइफ या फिर द जर्नी ऑफ लाइफ, इसे यहाँ पे रोड एज अज्यूम किया गया है। तो फ्रेंड्स, पोएट कहना चाहते हैं कि रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस, whether rich or poor, and it forces all level of people to associate with one another. The road signify mobility. Mobility means something moving. हर बार कुछ न कुछ हलचल होती है, कुछ न कुछ गड़बड़ वहाँ पर होती रहती है। One can take the road as a point to start or towards something new. Also, रोड क्या हमारे जिंदगी में इंपॉर्टेंट रखता है, तो रोड इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। हर कोई नए काम की शुरुआत रोड से शुरू हो जाती है ना। अगर रोड नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी कुछ अलग अलग चीज़ें हमेशा होती रहती है। तो एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी अ न्यू बिगिनिंग एंड वी शुड स्टार्ट ऑन दैट वे। तो उसी तरीके से हमें चलना चाहिए। विटमैन टॉक्स अबाउट पीपल एंड प्लेसेस। तो मोस्ट ऑफ हिज जो पोएम्स उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने पीपल एंड प्लेसेस के बारे में कहा है। एंड इन दिस पोएम ऑल्सो he tells about people which came in his life and also the places he has visited and he liked most.
तो जो जो लोग उन्हें बहुत अच्छे लगे हैं एंड जो जो प्लेस उनको अच्छे लगे उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया गया है. ही अर्ग्स अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस एंड टू लॉन्ग अल्दो द हॉस्पिटलिटी में बी ट्रू. तो एक ही जगह पे रहना द पोएट डज नॉट लाइक. ही लाइक्स टू विजिट न्यू प्लेसेस एवरी टाइम. कहीं जाते हैं हम तो वहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी होती है, जहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें व्हेन वी आर वेलकम्ड. लेकिन वहाँ पे हमें ज़्यादा देर नहीं रह सकते हम, हमें कहीं और भी जाना होता है. तो पोएट कहते हैं दो द हॉस्पिटैलिटी में बी ट्रू, फिर भी वी शुड गो डिफरेंट प्लेसेस. तो चलो देखते हैं पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ देखेंगे न्यू वर्ड्स एंड फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से दिए गए हैं. सो द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल. इट इज अ टाइप ऑफ मोनोलॉग. ये बताना रह गया था, इंपॉर्टेंट है कि ये पोएम में कोई स्कीम है क्या? नो, देयर इज नो स्कीम. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल. ये पोएम जो है फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है. यार अभी तो बताया था कि वॉल्ट विटमैन जो है वो फादर ऑफ फ्री वर्स इस नाम से कहलाते हैं, तो उन्होंने ये लिखा है तो फ्री वर्स स्टाइल में ही लिखा है. सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं द पोएट हैज यूज पर्सनल प्रोनाउन आई. आई यहाँ पे यूज किया है. इट इज अ मोनोलॉग. ये जो पोएम है ये क्या है? एक मोनोलॉग है. पोएट हैज एक्सप्रेस हिज ओन एक्सपीरियंस, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया गया है. एंड मे बी बिकॉज यूज ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन आई टू शो दैट ही himself experience all the things and he is very sure that we should follow our desire, we should follow our free will. तो हमारी जो फ्री विल होती है, हमारी जो डिज़ायर होती है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए. मे बी ये बताने के लिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आई का यूज़ किया गया है. बिसाइड दिस द पोएट हैज़ यूज मेनी पोएटिक डिवाइसेस. वो तो हम बाद में देखने ही वाले हैं. चलो फर्स्ट स्टैंजा देखो क्या बताता है. अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ before me leading wherever I choose. So in the opening stanza the poet says that, or the opening line says that how eager he is, how excited the poet is to go to visit any new place. जैसे we too, जब भी हमें पिकनिक जाना होता है ना, तो we become so excited. तो वी गेट एवरीथिंग रेडी एज अर्ली एज पॉसिबल. हर बातें, हमारा जो लगेज होता है या बैग्स पैक करने होते हैं, क्या क्या लेना होता है, सब हम लेके 1-2 घंटे पहले ही तैयार हो जाते हैं. सिमिलरली द पोएट इज वेरी ईगर to go to a new place. So in the opening lines we come to know his eagerness. शुरुआती के जो 3-4 लाइन है वो बताते हैं कि वो कितना ईगर है, कितना एक्साइटेड है. तो देखिए, अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड. लाइट हार्टेड मतलब वेरी डिलाइटेड, वेरी हैप्पी. सो द पोएट इज वेरी वेरी हैप्पी टू गो. लाइट हार्टेड मीन्स वेरी हैप्पी. लाइट हार्टेड का मतलब है वेरी हैप्पी. थोड़ा कलर से ले लेंगे. A foot and light-hearted I take to the open road. Now here open road is signified the course of life. यहाँ पे course of life को कहा गया है. Healthy, free, the world before me. Now the journey which he is going to start, है जो वो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, फ्यूचर का उनका जो प्लान है, द वर्ल्ड बिफोर मी मीन्स वॉट एवर ही इज़ गोइंग टू डू इन नियरेस्ट फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में वो जो कुछ करने वाले हैं. तो ही सेज दैट हेल्दी, ही इज़ वेरी हेल्दी, ही इज़ वेरी फिट, ही इज़ फिजिकली एंड मेंटली वेरी फिट टू विजिट ऑल द प्लेसेस. यानी कि आने वाला मेरा जो फ्यूचर होगा वो फ्यूचर मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ. आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी फिट मेंटली एज वेल एज फिजिकली. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज. सो हियर ही शोज दैट he has complete freedom to choose the road, choose the destination where he wants to go. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पोएट अपना जो क्या कहेंगे हम, फ्रीडम बता रहेंगे, है ना, कि को जो भी रास्ता, जो भी डेस्टिनेशन, जहाँ कहीं पर भी उन्हें जाना है वो चुनने का फ्रीडम उनके पास है. सो ही सेज दैट वेर एवर
आई चूज़। तो जहाँ कहीं मुझे जाना है, लॉन्ग ब्राउन पाथ, मेरे सामने बहुत से ऑप्शन है, आई कैन चूज़ एनी वन अमॉन्ग देम, इसमें से मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच हमें फाइंड हो जाती है, दैट इज अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। ये वाला जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे आप देखते हैं ये वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज इन्वर्जन। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन के अलावा जो जो सिंपल फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, यू नो वेरी वेल, एलिट्रेशन होगा या फिर रिपीटेशन होगा, है ना, ये सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है। तो फर्स्ट लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच हमें पता चल गई है, आई टेक टू द ओपन रोड, है ना, आई टेक टू द ओपन रोड अ फूट एंड लाइट हार्टेड। एक्चुअल में ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दिया गया है। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इन्वर्जन। फ्रेंड्स एग्जाम में जो है ना, तो हमें 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, दैट इज फाइंड एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो जब भी हम फाइंड एंड एक्सप्लेन करनी है ना, तो फाइंड करने के लिए 1 मार्क मिलता है एंड एक्सप्लेनेशन के लिए हमें 1 मार्क मिलता है। तो हमें सबसे पहले फाइंड किया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें लिखना होता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इन्वर्जन, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन है, द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या होता है, दैट इज एस प्लस वी प्लस ओ। जनरली हमारा ये प्रोज ऑर्डर लेसन का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हमें बताना होता है द करेक्ट ऑर्डर इज, द करेक्ट ऑर्डर इज, अभी सही ऑर्डर क्या है वो यहाँ पे लिखना है, दैट इज आई टेक टू द ओपन रोड अ फूट एंड लाइट हार्टेड। तो इस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड, ये जो यूज किया गया है ना, ये भी मेटाफोरिकली यूज किया गया है। सो रोड मीन्स नॉट दैट रोड, है ना, फिगरेटिवली अगर देखते हैं तो रोड का दूसरा भी मीनिंग है। तो सेकेंड यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच हम फाइंड कर लेते हैं जो यहाँ से मिलती है। अगर हम इसे यहाँ कर देंगे, रोड से रिलेटेड एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर, है ना, यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। चलो उसके बाद में सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries and querulous criticisms, strong and contained, I travel to the open road. In the next lines the poet says that henceforth means after on, henceforth का मतलब होता है देन आफ्टर, इसके बाद, henceforth इसके बाद I ask no good fortune, I myself am good fortune. So poet says that I don't need good fortune, that is lucky time, because I myself is lucky. तो वो कोई अच्छा समय घूमने जाने के लिए इसका इंतजार नहीं करते, बिकॉज ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ. ही सेज दैट आई माई सेल्फ इज लकी, सो वाई शुड आई वेट फॉर सम और एनी लकी सम टाइम. तो किसी लकी टाइम के लिए, अच्छे समय के लिए मैं क्यों इंतजार करूं, मैं खुद ही यहाँ पे क्या हूँ, बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ. henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. सो इसके आगे I whimper no more. whimper करना मतलब क्या करना, whimper करना मतलब speak slowly, धीरे धीरे बात करना. स्पेशली कंप्लेनिंग वाला जो बातें होती है ना, उसे whimper कहा जाता है. तो मैं किसी भी बात पे अभी whimpering नहीं करूँगा, तकरार नहीं करूँगा. postpone no more, need nothing. कोई भी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करना मतलब आगे नहीं ढकेल दूंगा, जब करना है तभी करूँगा. एंड
need nothing, so I am fulfilled, I don't need anything. मेरे पास सब कुछ है, I am very satisfied, whatever I have, I am satisfied in it. तो satisfaction यहाँ पे इनका एक trait यहाँ पे हमें दिखाई देता है. Henceforth I whimper no more. इसके बाद I will not complain about the things which I have, which I don't have, and I will not postpone any my plan. I need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. So after spending a lot of times, है ना, when he has written, means when Walt Whitman has written this poem, so already he had spent a long time of his life, and after that when he realizes that, then he says that I have done with indoor complaints. Indoor complaints means जो भी उनके issues होंगे, disputes होंगे, he had solved all the disputes, all the issues, and now he says that querulous criticism, ये सब मैंने complete कर लिया. Querulous means complaining. यहाँ पे देखो complain and querulous criticism यानी कि कंप्लेन होता. क्रिटिसिज्म करना मतलब किसी के ऊपर टिप्पणी करना, किसी की बुराई करना, है ना. तो ये दोनों सेम ही है. क्वेरलस क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेन ये दोनों सेम ही है. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन, आई ट्रैवल टू द ओपन रोड. सो द पोएट सेज दैट he is very strong mentally and physically, and he is satisfied, and he embark on his journey or road where he wants. तो अपने मंजिल के तरफ वो निकल पड़े हैं. एंड ही सेज दैट ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड. कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड. कंटेंट का क्या मतलब है? सेटिस्फाइड. स्ट्रॉन्ग एंड सेटिस्फाइड. आई एम सेटिस्फाइड मतलब वट एवर आई हैव, आई एम सेटिस्फाइड इन इट. मुझे अब आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग मोर, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है. जो कुछ भी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विम्पर, ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखती है. विम्पर यहाँ पे ये जो वर्ड है ये साउंड क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर है वो है एनोमैटोपिया. एनोमैटोपिया एक फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड क्रिएट होता है, वहां पे दिखाई देती है ऑनोमैटोपिया. उसके बाद में देखियो नो मोर, नो मोर यानी कि यहाँ पे आपको नो मोर, मोर रिपीटेशन भी आपको दिखाई देता है ना. रिपीटेशन भी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है. उसके बाद में देखो गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून अगेन रिपीटेशन, अलिट्रेशन है. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलस क्रिटिसिज्म. अभी यहाँ पे क्वेरलस क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेंट्स ये दोनों का मीनिंग एक ही है. एंड वी नो कि डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग. तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज टॉटोलॉजी. तो ये टॉटोलॉजी का एग्जाम्पल है. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन, आई ट्रैवल टू द ओपन रोड. ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये है हमारे इन्वर्जन का. अब आप कहेंगे कि सर हर एक फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है. सो यहाँ पे अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो की लिंक दी गई है, तो वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा. थोड़ा सा 2x की स्पीड में अगर आप देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें आराम से पता चल जाएगी. तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा है the earth that is sufficient. I don't want the constellation any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belongs to them. So in the next line the poet says that the earth is sufficient. अब थोड़ा सा हाइपरबोली सेंटेंस में लगता है ना. The earth that is sufficient means he want to say that the whole world is sufficient for him, means he can visit whatever he wants, and for that he does not want the constellation any nearer. So he does not like that any influential person, any famous personality है ना, who should be nearer to him. Constellations का मतलब होता है फ्रेंड्स, constellations का मतलब होता है कोई अच्छी पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी है ना, जैसे कि हीरोज़ वगैरह होते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी होती है. तो वो चाहते हैं कि आई एम वेरी
मच लकी, मैं बहुत लकी हूँ, एंड आई एम माई सेल्फ इज अ फेमस पर्सनैलिटी, सो आई डोंट नीड एनी वन हु शुड बी विथ मी। कोई दूसरा अच्छा इंसान मेरे साथ किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। सो ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं, अच्छे पोजीशन पे चले गए हैं, या फिर किसी डेस्टिनी अच्छी है, तो वो कहते हैं कि मुझे किसी अच्छे डेस्टिनी की ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट वेर एवर दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो वो जहाँ कहीं पर भी है बहुत खुश है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। सो आई नो दे सफाइस फॉर दोज who belongs to them, and also he says that whatever his friend has gained they deserve for that award। तो उन्हें जो कुछ भी मिला है वो उसके हकदार है। So he says that they suffice enough, suffice means having enough for those who belongs to them। तो उनके पास जो कुछ भी है वो उसके हकदार है, दे डिजर्व फॉर इट एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर देम। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम कि कोई फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई है क्या। तो सिंपल फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे जनरली अलिट्रेशन वगैरह मिल जाएगी। बिसाइड अलिट्रेशन, रिपीटेशन, नो एनी यूनिक फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन्स। तो यहाँ पे कोई यूनिक फिगर ऑफ स्पीच नहीं दी गई है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। लास्ट स्टैंजा व्हाट you see, the poet has put the last stanza in curve brackets। यहाँ पे curve brackets में देखिए, यहाँ पे curve brackets में जो है तो last stanza को रखा है poet ने, है ना। Maybe the poets want to say that now I am going to talk about something special which is very special to me, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उसके बारे में मैं अब बताने वाला हूँ। So last but not least, poet says that still here I carry my old delicious burden, I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go, I swear it is impossible for me to get rid of them, I am filled with them and I will fill them in return। So here the last stanza, poet says that now still he carry his old delicious burden। Now here the poet talks about his friends। तो यहाँ पे जनरली अपने दोस्तों के बारे में, यानी कि ऑलरेडी कहा है कि वॉल्ट विटमैन जो है तो प्लेस एंड पीपल के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अपने दोस्तों के बारे में, पीपल्स के बारे में कहा है। सो ही सेज दैट आई स्टिल कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। यहाँ पे देखिए ओल्ड डिलीशियस बर्डन जो है ना, दे आर नथिंग बट, उनके जो दोस्त होते हैं या फिर दोस्तों के साथ जो मेमोरीज है ना, वो फ्रेंड्स की मेमोरीज जो है, स्वीट मेमोरीज जिसे कहेंगे हम, वो स्वीट मेमोरी को वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कैरी करते मतलब क्या करते हैं, ही चेरिश ऑल द हैप्पी मोमेंट्स ही स्पेंड विथ हिज फ्रेंड्स, ही चेरिश ऑल दीज, वो सारे जो अच्छे अच्छे उनके एक्सपीरियंस है, उनका अच्छा टाइम है अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया हुआ, वो सब अपने दिल में अच्छे से सेव करके रखते हैं। सो ही सेज दैट आई स्टिल कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। अभी बर्डन भी कहा है, डिलीशियस भी कहा है, अपोजिशन दिया गया है ना। तो यहाँ पे एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच हमें दिखाई देती है, दैट इज पैराडॉक्स। ये जो एग्जाम्पल है पैराडॉक्स है, टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर। दो अपोजिट आइडिया है लेकिन साथ में रखिए, दैट इज डिलीशियस कैन नेवर बी अ बर्डन। जो डिलीशियस होता है ना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, तो वो बर्डन नहीं होता है ना। किसी को बोला गुलाब जामुन खाना है तो टेंशन नहीं आ जाता है, खुशी खुशी से हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, डिलीशियस है लेकिन बर्डन दिखाई दिया। सो अपोजिट कंसेप्ट यहाँ पे दिखाई दी गई। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go। So actually the poet wants isolation। पोएट को आइसोलेशन पसंद है, अकेला रहना पसंद है, लेकिन एट द अदर साइड ही ऑल्सो फोर्सफुली सेज दैट ही कीप ऑल द मेमोरीज विथ हिम वेर एवर ही गोज। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा, मैं अपनी सारी यादें मेरे साथ रखूँगा। कुछ यादें उनकी बहुत ही नज़दीक की है,
दोस्तों से रिलेटेड तो मैं वो अपने साथ रखूँगा। I swear it is impossible for me to get rid of them. To get rid of them का मतलब होता है किसी चीज़ से फ्री हो जाना। तो जो मेरी पास्ट मेमोरीज़ है दोस्तों के साथ के, जो मेरे स्वीट मेमोरीज़ है, अच्छे मेमोरीज़ है, उनसे मैं फ्री नहीं हो सकता हूँ। आई स्वेयर ही वेरी ऑनेस्टली, है ना, वेरी ऑनेस्टली ही एग्रीज दैट आई नेवर बी अवे फ्रॉम ऑल दिस मेमोरीज। इनसे मैं दूर कभी नहीं जाऊंगा या इनको मैं दूर कभी नहीं करूंगा। आई कीप देम एवरी टाइम विथ मी, I filled with them and I will fill them in return. So in the last line the poet shows his gratitude, his thankfulness. तो अपना gratitude यहाँ पे बताया है कि now he is filled with lots of sweet memories. दोस्तों ने बहुत ही अच्छे से मेमोरीज उनको दिए हैं, तो वो फिल हो चुके, भर चुके हैं, है ना। ही बिकम very emotional because of the emotions given by his friends, and now it's his time that he returns all the sweet memories to his friends. तो अभी अपने दोस्तों के लिए काम करने का समय है। तो मैं हर एक वो खुशी जो मुझे मिली है मैं अपने दोस्तों को भी लौटाने की कोशिश करूँगा। सो लास्ट लाइन सेज दैट द पोएट इज़ सो ग्रैटिट्यूड। तो बहुत ही वो ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुल है अपने दोस्तों के लिए, बिकॉज मेकिंग हिज लाइफ वेरी वेरी जॉयस, वेरी वेरी डिलाइटेड। तो लास्ट का जो स्टैंजा है यहाँ पे हमने देखा है, फर्स्ट ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, पैराडॉक्स है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैन एंड वुमेन, ये दोनों के वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारी एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, मेयर टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। पैराडॉक्स में क्या होता है कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर दो दे आर ट्रू। ये ट्रू होती है, सच्चाई होती है ना, उसके अंदर ट्रूथ दिखाया होता है। एंटीथेसिस में क्या होता है, बस दो अपोजिट आइडियाज यहाँ पे बताई दी गई होती है। उसके बाद में यू फाइंड दैट कैरी देम, आई कैरी देम, आई कैरी देम, ये दोनों भी रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक दूसरा भी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज रिपीटेशन। यहाँ पे एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज repetition. I swear it is impossible for me to get rid of them. I filled with them and I will fill them. देखो I am fill ये रिपीट हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होता है पोएम का, इसी के ऊपर ज़्यादा करके जहाँ पे यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है वही सेंटेंस हमें पूछा जाता है। कॉमन सेंटेंस जो है ना, जिसमें सिर्फ अलिट्रेशन है या फिर जिसमें सिर्फ रिपीटेशन है, ऐसा सिंपल वाला नहीं, थोड़ा यूनिक फिगर ऑफ स्पीच भी वहाँ पे मेटाफर हो गया, पैराडॉक्स हो गया, या फिर यहाँ पे हमने देखा एक जगह पे ऑनोमैटोपिया का यूज़ किया गया है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमारा पोएट्री क्वेश्चन आपको तो पता ही होगा, है ना, कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3A एंड B होता है हमारा पोएट्री सेक्शन पे। तो हमारा ये जो पोएट्री सेक्शन है ये टोटल हमें आता है 14 मार्क्स के लिए। एज वी नो दैट ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए आता है 14 मार्क्स का, यानी कि यहाँ पे हमें A एंड B इस तरीके से दो अलग अलग एक्टिविटी दिए गए होते हैं। टू डिफरेंट पोएम्स आर देयर, दो अलग अलग पोएम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A के लिए अलग होता है, जहाँ पे हमें कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक्टिविटी दी गई होती है। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन 3B होता है वो होता है अलग पोएम पे, जिसका हमें एप्रिसिएशन लिखना होता है 4 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल 14 मार्क्स का है। चलो इसी पोएम को अगर मान लेते हैं एग्जाम में आता है तो क्या क्या एक्टिविटी पॉसिबिलिटी है, उसका आंसर कैसे लिखना है। दोस्तों देखो, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, प्रेजेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दो हमारा आंसर थोड़ा 19-20 हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे से प्रेजेंट किया होगा तो इट अफेक्ट टू मच ऑन द एग्जामिनर, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट हो जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो देखते हैं किस तरीके से एक्टिविटीज है। तो ये PYQ है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये PYQ ही है। ये लास्ट ईयर बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, देख सकते हैं आप।
कुछ इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, कंप्लीट द वेब डायग्राम अबाउट द क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। क्वालिटी नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, यानी कि जर्नी ऑफ लाइफ, यानी कि हम जो जी रहे हैं अभी, इसमें कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो पोएम में भी दी गई है, पोएट ने भी बताई गई है। सो क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, एक एक बॉक्स में एक एक क्वालिटी लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, है ना। 2 मार्क्स देखो पक्के हो जाएंगे आपके, 2 मार्क्स। आंसर भी देखेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है, उसके बाद में एनालाइज द लाइन, एक कोई तो भी सेंटेंस होगा, एंड वी हैव टू राइट इन आवर ओन वर्ड्स व्हाट द सेंटेंस मीन्स। जो लाइन है वो हमारे वर्ड्स में लिखनी है, पोएट को यहाँ पे क्या कहना था अपने सेंटेंस में लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, मतलब पोएट को यहाँ पे क्या कहना है इसके बारे में हमें कहने का है। 3-4 लाइन में हमें इसका आंसर लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग पाथ या रोड इन मैंस लाइफ, हमारी ज़िंदगी में लॉन्ग पाथ का या फिर रोड का क्या इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ पे हमें अपने ओपिनियन में लिखने के लिए कहा है। मैंस लाइफ। पोएटिक डिवाइस में क्या दिया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। लाइन दिया है, स्टिल हियर आई कैरी ओल्ड डिलीशियस बर्डन। देखो ये पोएम का यही सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेंटेंस है, इसी के ऊपर अक्सर फिगर ऑफ स्पीच पूछी जा सकती है। लास्ट होता है हमारा पोएटिक क्रिएटिविटी। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक थीम दी जाती है, हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, या फिर उस थीम के ऊपर हमें 4 लाइंस लिखने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है क्रिएटिविटी पे। सोचना है, जो कुछ भी सोचा हमने उसे बस वर्डिंग में लिखना है, बस पोएम कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा मतलब इसे पैनिक नहीं होना है, बस कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बस थोड़ा सा रोमांटिक हो जाना है, पोएटिक हो जाना है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं हम, शायर हो जाना है, और जो भी याद आता है हमें उस तरीके से लिखते चलना है। तो देखेंगे अभी फर्स्ट क्वालिटीज़ क्या क्या यहाँ पे पोएट की दिखाई गई है। तो पोएट कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, तो ये क्वालिटी ही है उनकी। खुद को वो बोलते हैं कि लाइट हार्टेड, है ना, तो ये खुद का उनका क्या है, एक क्वालिटी ही है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ वर्ड्स यहाँ पे हमें लिखना होते हैं। तो देखो यहाँ पे समय थोड़ा सा बचाने के लिए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एंड ये बिग क्वेश्चन यहाँ पे होता है हमारे एप्रिसिएशन को पे, अलग पोएम पे होता है। डोंट बी कंफ्यूज, थोड़ा सा मैं क्लियर कि आप कहेंगे कि सर ये तो उसी पोएम के ऊपर आप दे दिया, एग्जाम में भी ऐसा करना है कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एप्रिसिएशन के लिए अलग क्वेश्चन। ये सिर्फ क्या किया है, उसी क्वेश्चन उसी पोएम को, मतलब अगर आती है वही पोएम तो उसका एप्रिसिएशन लिखने के लिए इसीलिए ही दिया है। लेकिन एप्रिसिएशन के लिए अलग पोएम होती है एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग पोएम होती है। ये सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, एक ही पोएम का सब टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो कैसे लिखना, इसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन किया है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा पेपर प्रेजेंटेशन। तो पेपर प्रेजेंटेशन में क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब भी whenever we write the answer of given questions, तो we should not write questions again यार, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है, जस्ट राइट द नंबर करेक्टली, बस नंबर को अच्छे से लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन लिखोगे तो आपको मार्क्स थोड़ी ना मिलने वाला है, मार्क्स तो आपका आंसर को मिलता है। तो बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन लिखने में ही समय बर्बाद कर देते हैं, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वहाँ पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें क्या करना है, आंसर्स की तरफ देना है। तो यहाँ पे देखो क्वालिटीज़ क्या क्या आप देख सकते हैं, एक एक बॉक्स में एक एक, यानी कि 4 वर्ड्स लिखने के लिए एक समय 1 मिनट काफ़ी है। देखो 1 मिनट में आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज़ है, तो लाइट हार्टेड होना, उसके बाद में हेल्दी होना, या फिर कंटेनमेंट है, या फिर स्ट्रेंथ है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देना। सेकेंड, जैसे ही हमारा एक एक्टिविटी खत्म हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, सो दैट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एग्जामिनर जो है जब वो हमारा आंसर चेक करेंगे, ठीक है ना, जब एग्जामिनर हमारा आंसर चेक करते हैं तो देखो, है ना, तो वो ये सारी एक्टिविटीज क्लियर है, तो हर एक के लिए हाफ मार्क्स होता है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, सही करके इसे 2 मार्क्स मिल जाते हैं,
है ना, सब बॉक्स में अगर सही इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसका सीक्वेंस अगर चेंज होता है तो भी कोई बात नहीं है, कंटेंट यहाँ लिखते हैं, स्ट्रेंथ इधर लिखते हैं, हेल्थ यहाँ लिखते हैं, लाइट हेडेडनेस इधर लिखते हैं, फिर भी करेक्ट है, सीक्वेंस कोई नहीं रहता, सिर्फ वर्ड्स वहाँ पे होनी चाहिए। सेकेंड यहाँ पे दिया था हमारा क्वेश्चन, है ना, तो हेंस फॉर्थ आई एम है ना, आई वॉन्ट गुड लक, ऐसा कुछ तो भी सेंटेंस था, उसके बारे में लिखना है। द पोएट डज नॉट बिलीव इन एनी गुड फॉर्चून और गुड लक, नॉर डज ही बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर डिटरमाइंड इन एडवांस इन सच अ वे दैट वी कैनॉट चेंज दैम। So poet says that he doesn't believe on any good time, any lucky time, because he himself says that I am lucky and whatever I do that is the good time। जो कुछ भी मैं करता हूँ, जब भी कुछ करता हूँ, वही सही समय होता है। सो किसी अच्छे समय की, अच्छे डेस्टिनी की मुझे ज़रूरत नहीं है। He believes in creating his own fortune। For him, man himself is an architecture of his life and thus believe in his good fortune। So he thinks that whatever I do is the best। जो कुछ भी मैं करूँगा वही सबसे अच्छा है, एंड दैट गिव्स मी लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो अपने वर्ड्स में थोड़ा इसे एलोबरेट करके लिखना होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने अच्छे से, ठीक है ना, इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश, आप अगर अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो तो डेफिनेटली वट एवर यू राइट इन ओन वर्ड्स, ठीक है ना, यू गेट फुल मार्क्स, 2 out of 2 मार्क्स हियर। यहाँ पे मार्क्स कहीं डिडक्ट होने का कोई भी चांस नहीं होता है, ठीक है ना। देन यहाँ पे ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है, A3 वाला। पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि व्हाट यू थिंक, तो याद रखना पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, सो आंसर वेरी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हर एक का आंसर अलग अलग होने वाला है। सो व्हाट एवर यू थिंक, व्हाट एवर यू राइट इज एक्सेप्टेड। तो आप जो भी लिखोगे वो एक्सेप्टेड है। अगर आपका इंग्लिश राइटिंग अच्छा है, सेंटेंस अच्छे से बना लेते हैं, तो आई एम श्योर यू गेट फुल 2 out of 2 मार्क्स। अगर आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर भटक जाता है, ग्रामर इधर उधर होता है, तो बिल्कुल डरना नहीं है, इसे 100% लिखना है फ्रेंड। अगर ग्रामर, लैंग्वेज, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, 0 मार्क्स नहीं मिलते। आपका जो अटेम्प्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अटेम्प्ट किया है आपने, लिखने की कोशिश की है, इसके लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क्स 100% मिलता है। और थोड़ा अच्छा लिखा है तो 1.5 भी मिल सकता है। लेकिन अगर अच्छी इंग्लिश होगी आपकी, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट इन इंग्लिश वेरी वेल, तो यार यहाँ पे देखो आपको फुल क्रेडिट मार्क्स मिलता है। इसका कोई आंसर ऐसा फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे बस गाइडलाइन के लिए दिया गया है कि मैन अपना जो खुद का रोड होता है या फिर लॉन्ग पाथ होता है, उसके बारे में आई फील दैट इन द जर्नी ऑफ मैन्स लाइफ द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोड वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन। यानी कि अलग अलग होता है, हर एक का मीनिंग लाइफ का होता है, हर एक का डेस्टिनेशन अलग होता है, हर एक के एम्स एंड टारगेट्स अलग अलग होते हैं, हर एक का एटीट्यूड अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर डीड्स। If we do good deeds and are satisfied in what we have and won't be greedy, selfish in journey of our life will be very smooth and had no hassles in it। अगर हमारा अच्छा काम होता है तो हमारे लाइफ में हमारा जो रास्ता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने हमारी ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर मतलब जेलसी की होगी या फिर दूसरों को तकलीफ दी गई होगी, तो डेफिनेटली आवर रोड will be full of difficulties, है ना, सिंपल होता है वो। Whereas if we are envious or have had intention for others, it will certainly make path man's life with many ups and downs। up and downs यानी कि difficulties बहुत से आते रहते हैं। So you can write your own answer, आप अपना आंसर लिखना होता है। 100% यहाँ पे मार्क्स मिलते ही है, अगर आपने लिखा है तो you definitely get marks। बस आपको लिखना ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर होता है हमारा A4 एक्टिविटी। सेंटेंस दिया था, इसके ऊपर फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या है, तो पैराडॉक्स हमने वहीं पर देखा था। पैराडॉक्स क्या है, तो देखो व्हेन वी राइट, ठीक है ना, व्हेन वी राइट नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच तो इसका 1 मार्क हो जाता है, एंड व्हेन वी राइट एक्सप्लेनेशन तो इसका 1 मार्क्स हो जाता है। तो ऐसे 2 मार्क्स होते हैं। तो ये 2 अलग अलग नहीं होते हैं, तो इनको मिला के वो 2 मार्क्स दे देते हैं। अगर ओनली एक्सप्लेनेशन लिखा, सॉरी ओनली फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखा है, सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है तो 1 ही मार्क मिलेगा।
लेकिन फिगर ऑफ स्पीच गलत लिख दिया, एक्सप्लेनेशन सही लिखा, तो 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने जो फाइंड किया है वही गलत है, तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे सही आएगा। तो इसके लिए फाइंडिंग फिगर ऑफ स्पीच करेक्टली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत सही तरीके से फिगर ऑफ स्पीच या तो ये आंसर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीपल आंसर लिखने का हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है। कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच अच्छे लिखते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत हो जाता है, तो यहाँ पे हम वी कैन राइट मल्टीपल आंसर्स। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर एपिथेट भी है, इन्वर्जन भी है ना, तो वी राइट मल्टीपल आंसर्स। तो एक ही नहीं लिखना है, अगर आपको पता है एक और फिगर ऑफ स्पीच है तो राइट नेम एंड एक्सप्लेन इट। कभी ये गलत आता है तो कभी ये सही आ जाता है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट भी है, जो एपिथेट यहाँ पे डिलीशियस दिया गया था ना, वो ट्रांसफर हो चुका था डिलीशियस बर्डन की तरफ से। सो ट्रांसफर फ्रॉम बर्डन, सॉरी फूड टू बर्डन, तो बर्डन की तरफ ट्रांसफर हुआ था। इन्वर्जन भी है, जो वर्ड्स है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिए गए, स्टिल स्टार्टिंग में ही यूज़ किया गया था, स्टिल हियर आई कैरी, है ना, तो वो स्टिल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल द करेक्ट ऑर्डर इज स्टिल आई कैरी ओल्ड डिलीशियस बर्डन हियर, इस तरीके से वो सेंटेंस होना चाहिए था। तो इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ड्स आर नॉट गिवन इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, तो उसकी करेक्ट ऑर्डर हमें यहाँ पे लिखनी होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे मैंने कहा कि पोएट्री कंपोजिंग करने के लिए कहा होता है, बस थोड़ा सा शायर बनना है, वो तो हम हमेशा ही होते हैं, उसे लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखते समय थोड़ा सा वर्डिंग में, होकैब में प्रॉब्लम आ सकता है, तो जो इजी वर्ड्स है वो आपने लिखना है। यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि राइमिंग पेयर्स आना ही चाहिए, है ना, यहाँ पे कोई ऐसा लिखा नहीं होता है राइमिंग में, या ये स्कीम में लिखो वो स्कीम में लिखो। आप यहाँ पे फ्री वर्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि वॉल्ट विटमैन को जैसा उन्होंने लिखा है उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा राइमिंग जमता है, लगा सकते हो तो कर देना है, नहीं तो आप अपना अपना सीधा सीधा लिखना है सेंटेंस, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जामिनर यार मार्क्स देने के लिए तैयार है, ऐसा बस आपने लिखो पोएटिक क्रिएटिविटी, बस मार्क्स देने के लिए तैयार है। वट एवर यू राइट 100% एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट ही होता है। देखो, देयर इज नो वे लीडिंग बैक, आई मूव फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन ऑन माई ट्रैक। यहाँ पे लिया है बैक ट्रैक, नहीं भी होता है तो कोई टेंशन नहीं है। I haven't any regret on my deed, as I always lead on paths of honesty indeed। तो यहाँ पे A B B लिया है। अगर नहीं भी आपको, ठीक है ना, राइमिंग्स नहीं जम रहे सर कैसे करना है, तो फ्री वर्ड स्टाइल में लिखा तो भी आपको फुल 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग गलत हो जाता है, कुछ हो जाता है यहाँ पे, अगर आप सेंटेंस आगे पीछे होता है तो वो एक फिगर ऑफ स्पीच माने जाएगी। इन्वर्जन तो समझ में आता है कि फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस का बहुत अच्छे से यूज इन्होंने किया है। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ लिखना है। देखो, प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ही क्लीन एंड नीट लिखना है, हमें अच्छे से लिखना है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं लिखना है। हर एक क्वेश्चन होने के बाद लाइन आप छोड़ते जाना है, इसे क्लोज भी करते जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3B, जहाँ पे हमें क्या करना है, एप्रिसिएशन लिखना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, पूछते रहते हैं कि सर एप्रिसिएशन पॉइंट वाइज लिखना या पैराग्राफ वाइज लिखना। तो फ्रेंड्स आपको ये दिखाई दे रहा है, बस इस तरीके से लिखना है। ये ना ही पॉइंट वाइज है ना ही पैराग्राफ वाइज है, ठीक है ना, सब है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये येलो वाले जो है ना, जिसे हम पॉइंट नहीं कहेंगे, लेकिन ये हमें हेल्प करेंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है, इसके बाद क्या लिखूँ यार, है ना, थोड़ा दिमाग में भी नहीं, थोड़ा रैंडमली अगर लिखेंगे हम कोई भी बात किधर भी, तो वो ठीक तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर लिखते हैं हम एप्रिसिएशन, तो डेफिनेटली हमें लिखने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, एग्जामिनर को भी वो अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज महाराष्ट्र के जितने भी इंग्लिश के जितने भी टीचर्स हैं वो सब इसी तरीके से बताते हैं, सो दैट एक प्रॉपर सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है ना। तो सबसे पहले हमें पोएम के बारे में, पोएट के बारे में लिखना होता है। तो एज वी नो दैट द पोएम सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ही इज नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्स। ही हैज रिटन many poems, but oh captain, my captain has become one of the famous and made him so popular. This poem
that is Song of Open Road, is taken from Grass of Leaves, which was published in 1885. In this poem, the poet has forcefully says that we must follow our self esteem या फिर self awareness, free will and tenderness of heart. तो इसके बारे में क्या है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लिखते जाना है हमें जो जो याद आता है, ठीक है ना. देखो, the poem Song of Open Road is written by famous American poet Walt Whitman. He is known as father of free verse. The poem is taken from the collection Leaves of Grass. The title of the poem is suitable because the poet narrates his experience of journey of freedom and compares it with real life. सेकेंड पॉइंट हमें लिखना होता है पोएम का फॉर्म किस तरीके से है एंड थीम क्या क्या है ये पोएम की. तो हर पोएम की अपनी एक थीम होती है, यानी कि एक सेंट्रल आइडिया होती है. उस सेंट्रल आइडिया को पकड़ के ही फिर पोएट ने अपने सब बातें बताई होती है. सो यहाँ पे देखते हैं हम, दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल एंड इट इज़ अ मोनोलॉग. ये मोनोलॉग भी है, फ्री वर्स स्टाइल में भी लिखा गया है. एंड इसका जो थीम दिया गया है ना, मल्टीपल थीम्स दिए गया है. कभी पोएट जो है तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में भी बोलते हैं, फिर कभी कभी वो अपने टेंडरनेस ऑफ हार्ट के बारे में भी बोलते हैं. तो अलग अलग थीम यहाँ पे उन्होंने यूज़ की गई है. इट इज़ ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. द पोएट encourages the reader to be true with self. Don't expect anything from anyone. It tells reader how to overcome the obstacles come across in life. So he says that definitely there are difficulties in life. Without difficulties we can't imagine life, है ना. तो वो लाइफ में डिफिकल्टीज है, बस what we have to do, we have always a thought in our mind that we have to overcome these difficulties and ahead and march on. नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा पोएटिक स्टाइल कैसा है, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइसेस. तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, तो पोएटिक स्टाइल कैसा है, कौन से स्टाइल में लिखा गया है. तो अभी ये देखिए, ये फ्री वर्ड स्टाइल है, तो ये तो स्टाइल ही है एक लिखने की. तो इस स्टाइल में लिखा गया है. मोनोलॉग भी एक तरीके का स्टाइल है. उसके बाद में लैंग्वेज कैसा है, तो लैंग्वेज हमेशा पोएम का बहुत ईजी एंड क्या कहेंगे, सिंपल ही होता है. पोएटिक डिवाइस में क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिखने होते हैं. जो भी फिगर ऑफ स्पीच आप एक थोड़े बहुत फिगर ऑफ स्पीच के स्पेलिंग के साथ नाम अगर याद रखते हो तो बहुत ही फायदे में होगा. सो द पोएम इज कंपोज इन फ्री वर्ड स्टाइल. देयर आर नो राइमिंग वर्ड्स. तो फ्री वर्ड स्टाइल में कभी भी राइमिंग वर्ड्स नहीं आते हैं, है ना. वहाँ पे स्कीम कभी भी नहीं होती है, ये बातें याद रखना है. द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज इंस्पिरेशनल. बहुत ज़्यादा मोटिवेट, इंस्पिरेशन करते हैं पोएट. the last stanza poet has put it in bracket to show meaningful relationship between. जैसे मैंने कहा, the last stanza को कर ब्रैकेट में लिखा गया है क्योंकि जो खास बातें होती है हमारी वो हम अलग से रखते हैं. उसी तरीके से पोएट ने अपने फ्रेंड्स को अलग से रखा होगा. himself and his delicious burden, that is his old friends, using very simple words. The poet has used poetic devices such as figures of speech. figure of speech के नाम लिख देना है. metaphor, alliteration, repetition, inference, paradox, transfer, epithet, onomatopoeia, जो जो आपको याद आते हैं वो लिख देना है. नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इंस्पिरेशनल मैसेज एंड वैल्यूज. व्हाट मैसेज डू वी गेट आफ्टर रीडिंग दिस पोएम. तो हमें एक पूछना है क्या मैसेज मिला है. सो एवरी पोएम हैज़ अ यूनिक मैसेज. हर एक का एक अपना अपना मैसेज होता है. यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे पोएट ने क्या मैसेज दिया है. तो द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट टू बी ऑलवेज हैप्पी इन लाइफ दो देयर आर मेनी डिफिकल्टीज. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ना, कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बस खुशी खुशी ज़िंदगी जीना है. ये पोएम हमें यहाँ पे बताती है. जैसे हम देखते हैं रोड के जब हम जर्नी को निकलते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आते रहती है, बट हमें उसे वी हैव टू पुट असाइड द डिफ़िकल्टीज एंड गो ऑन. तो आगे चलना है. उसी तरीके से द पोएम हैज़ मैनी वैल्यूज सच एज सेल्फ रिलायंस, ऑप्टिमिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम. तो कुछ वैल्यूज़ भी हमें दिखाती है. सेल्फ रिलायंट यानी कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट जिसे कहेंगे हम, या फिर इंडिपेंडेंट कहेंगे, है ना. ओ योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन. अब यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना. 4 मार्क्स में ये जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ना, ये हमें याद से लिखना होता है, बिकॉज दिस पॉइंट हैज़ अ स्पेशल 1 मार्क अमॉन्ग 3. 3 में से 1 मार्क तो इसे ही मिलता है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
क्या लिखना है, तो अपना ओपिनियन लिखना है कि ये पोएम आपको कैसी लगी है. सो एवरी पोएम वी लाइक, सो आई लाइक दिस पोएम वेरी मच, द पोएम द पोएट हैज़ गिवन वेरी वेरी, ऐसा ऐसा लिखना होता है, ठीक है ना. टेंशन नहीं, आप जो भी लिखोगे वो 100% एक्सेप्टेड ही होगा. तो देखिए, योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन. अब दिस इज माय ओपिनियन, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, एक्सेप्टेड है. किसी और का ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, फिर भी एक्सेप्टेड है. यानी कि वट एवर यू राइट इज एक्सेप्टेड एंड गिवन फुल मार्क्स. तो देखिए, आई लाइक दिस पोएम वेरी मच बिकॉज इट इज अ ब्यूटिफुल एंड इंस्पिरेशनल पोएम. वेरी गुड. द पोएम encourages us to enjoy life's every moment and enjoy life in healthy and free world. It also encouraged me to be free from all the expectations. तो जितना भी खुशी खुशी से हम जी सकते हैं, वो किस तरीके से जीना है वो पोएम थोड़ा बताती है. इसीलिए ये पोएम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. अपना अपना व्यू होता है ना. इस तरीके से लिखना है. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन है. 1 मार्क तो याद रखना इसे ही पक्का मिलता है. बाकी के ये जो है जितने आप पॉइंट्स कवर करते हैं उसके लिए है. आपका लैंग्वेज वगैरह कैसा है, किस तरीके से आपने सेंटेंस बनाए वगैरह वगैरह, उसका 1 मार्क्स. यानी कि इस तरीके से टोटल 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलता है. तो होप आपको सॉन्ग ऑफ ओपन रोड ये पोएम का नॉट ओनली एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइस, बट ऑल्सो एप्रिसिएशन में अभी कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी. अगर होती भी है तो अच्छे से फिर से दोबारा देखना फ्रेंड्स. इसके बाद हम देखने वाले हैं हर एक पोएम का इसी तरीके से डिटेल में, वन शॉट में हम सब देखेंगे. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड डू स्टडी, and thank you for watching this video.